फौजी को सेकंड सिटीजन्स उस समय ये लोग समझते थे, ये अपने आप को सुपीरियर समझते। वहाँ क्या था और यहाँ क्या था? उस समय ब्रिटिशर्स जो थे वो सरदारों को बोलते हैं आप अपना हिस्सा लो। रोटी और बेटी का रिश्ता है। धर्म को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं में छाले मारे। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल जी के साथ एज ए एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने काम किया है। अच्छा, आप अगस्त में आए? हम अगस्त पर मार्च से अगस्त तक तो बहुत कत्लो-गारत हो चुकी थी। और उस समय परंपरा ये भी थी हर हिंदू फैमिली में जो पहला बेटा हो वो सरदार बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है। हमारी ट्रेन जब लाहौर पहुंची उससे पहले जो ट्रेन थी उसमें कत्लेआम हुआ। आपका बेटा शहीद हुआ है, आपने विभाजन देखा है, आपने सिख राइट्स देखे हैं, और आज हम बात आपकी, और मैं ये पूछना चाहता हूँ जब आप वहाँ स्कूल में पढ़ते होंगे तब माहौल कैसा था? और इनके वहाँ साबुन के कारखाने थे। पंजाबी लोग मेहनत करते हैं, मांग के नहीं खाते। लेकिन सिखों ने जो है सारा पंजाब हिंदुस्तान में शामिल करवा दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आए हैं हम दिल्ली के रोहिनी में सेक्टर 13 में सरदार दिदार सिंह सरना के घर। इनका घर स्थित है गुरबीर सिंह सरना मार्ग पर। गुरबीर सिंह सरना इनके बेटे थे, फौज में कर्नल थे, कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। ये भी ना कहें कि लड़ते हुए शहीद हुए, आतंकवादी जो छुपा हुआ था उसने धोखे से गोलियों से छलनी कर दिया कर्नल साहब को। और दूसरा बेटा आज NS सरना फौज में लेफ्टिनेंट जनरल है। ये देश प्रेमियों का परिवार है। सरना साहब खुद, दिदार सिंह सरना जी जिनके पास हम बैठे हैं, वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर रहे हैं। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल जी के साथ एज ए एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल, SS ढींडसा और राम दुलारी सिन्हा जैसे मिनिस्टर्स के साथ भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ओहदों पे काम किया है। और सरना जी पाकिस्तान के रावलपिंडी में आए थे। इनका जन्म 1935 में हुआ था और तब इनकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज। थैंक यू जी। सर, किसी ने कहा है भी विभाजन जो था वो नक्शे पर खिंची सिर्फ एक लकीर नहीं थी, वो एक ज़ख्म है जो पीढ़ियों तक खड़ा रहेगा। और वो ज़ख्म आपने तो बहुत सारे ज़ख्म खाए हैं। आपका बेटा शहीद हुआ है, आपने विभाजन देखा है, आपने सिख राइट्स देखे हैं, पर आज हम बात आपकी से बात जो करने आए हैं विभाजन के बारे में करने आए हैं, जो भारत के सीने पर एक बहुत बड़ा ज़ख्म है और आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में सवाल पूछेंगी। ये जो इंटरव्यूज़ भी हम कर रहे हैं वो एक तरह से जवाब ही है आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि किसी शायर ने कहा है किताबों में जो भी मोहब्बत पड़ी थी वो जीवन में आई न तेरे न मेरे। मोहब्बत भी नहीं आई जीवन में, किताबों में ही रह गई। और जो नफ़रत थी, जो हिंसा थी और जो साजिशें थी वो भी किताबों में सही तरीके से लिखी नहीं गई। और वो सही क्या था, वो सच क्या था, वो जानने के लिए ही हमें आना पड़ता है सरदार दिदार सिंह सरना जैसे लोगों के पास, ऐसी शख्सियतों के पास जिन्होंने विभाजन का सच अपने जिस्म पे भोगा है, जिन्होंने वो सब कुछ देखा है। मैं बात सर शुरू करना चाहूँगा रावलपिंडी से। आपका जो जन्म स्थान था वो रावलपिंडी प्रॉपर था, कोई गांव था, कौन सा मोहल्ला था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जन्म जो है जी मेरे नाम के शहर तख्तपड़ी में रहते थे। शहर
शहर तख्त तख्त पड़ी तख्त पड़ी तख्त पड़ी जी, ये विलेज था विलेज था ये अपना 30-35 मील के फासले पे रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। जी तो जन्म मेरा वहाँ हुआ, पर उसके बाद मेरे फादर नौकरी करते थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जी रावलपिंडी में ही। तो जम पल वाला सब कुछ वहाँ हुआ है, अच्छा लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी जन्म रावलपिंडी। ऑफिशियल कोड में। तो जो वैसे आप गांव में पैदा हुए? मतलब मदर पहले ये होता था तो लेडीज जो होती थी अपने पेट पे जाके डिलीवरी, हाँ वहाँ डिलीवरी होती थी, ठीक है ठीक है। तो उस समय मेरे नानके जो थे जी जी वहाँ रहते वहाँ रहते थे। और रावलपिंडी में आपका कौन सा मोहल्ला था या मोहल्ला गुरु अंगदपुरा। गुरु अंगदपुरा? गुरु अंगद देव जी के नाम पे था। हाँ, गुरु अंगद देवी के जी। नाम पर था। और ये मोहल्ला नया बना था। अच्छा प्रॉपर जो रावलपिंडी है आउटस्कर्ट्स में खालसा कॉलेज भी बना था। ये मरी रोड पे था जहाँ अब इस्लामाबाद बना है कैपिटल पाकिस्तान का। तो यहाँ पे मोस्टली जो है हिंदू और सरदार रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे। कभी ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता। बहुलता किसकी थी, हिंदुओं सिखों की या मुसलमानों की? ज़्यादातर कौन से लोग, ज़्यादा आबादी किसकी? ज़्यादा जो थे जी हिंदू सिख रहते थे। मुस्लिम जो है कुछ मोहल्लों में रहते थे जहाँ जामा मस्जिद है या महाबाड़ा होता बोलते थे, तो उन एरिया पर, क्योंकि ये सब मोस्टली पढ़े लिखे थे। उस समय रावलपिंडी बहुत बड़ा शहर था जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ सब थी। पहले नंबर पे लाहौर था, लाहौर में यूनिवर्सिटी थी। तो हम लोग जो रहे हैं बड़े शांतिपूर्वक रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं होता था। जहाँ हमारा मोहल्ला था गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे के बैक साइड पे 2 गलियाँ मुसलमानों की थी, अच्छा लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था? नहीं हुआ। एक्चुअली झगड़े जो हुए हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान उस समय तो हिंदुस्तान था, वो होलियों पे हुए हैं, होली की? 47 पे। अच्छा और उस समय मुसलमानों ने प्लानिंग की थी और जो मुसलमान थे वो शुरू से हमारे साथ थे, बहन भाई तर रिलेशन थे। उन्होंने बोला था तो जी आप यहाँ से चले जाओ। अच्छा ये बोल दिया था? वो हाँ कहते जी हमें कस्में डलवाई दी हैं, क्योंकि उस गांव के आदमी जो यहाँ नहीं करेंगे, दूसरे गांव के लोग, हम किसी और गांव में जाएंगे। अच्छा तो एक्चुअली जो वारदातें हुई हैं ज़्यादा, जो जानी तौर पर माली तौर पर, वो गांव में हुई हैं, गाँव में? जो रावलपिंडी के आसपास गांव थे, क्योंकि वहाँ गांव में मुस्लिम भी थे, हिंदू सिख भी थे। तो हमारे रिश्तेदार थे जो मैंने नाम लिया तख्त पड़ी, शहर तख्त पड़ी में, वो वहाँ पे बिज़नेस करते थे, बजाजी का काम करते थे। और उस दो शाह जी बोला जाते थे, और लेन देन का भी करते थे बिज़नेस। तो उन्होंने बोल दिया था सरदार जी आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कत्ले आम वगैरह कुछ हो तो आपका नमक खाया है तो हम आपको बता रहे हैं। तो एक्चुअली ये जितना उस समय हुआ था ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑर्गेनाइज था। ओके। और कुछ जो गांव थे वहाँ हालत ये थी, तो लोग हिंदू से लेडीज़ को अपने को बचाने के, धर्म को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुओं में छाले मारे। तो ये हालात हुए थे। उसके बाद ये मामला ख़त्म हो गया था, मार्च के महीने में हुआ था। तो जो हमारे रिश्तेदार की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मासड़ा जी थे जी, मासी जी थी, वो इतने भयभीत हो चुके थे उस समय जो उनके साथ बीती,
हुआ वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। अब वो बोले थे तो उनकी लड़की जो थी वो छीनना चाहते थे। अच्छा। हाँ, मुसलमानों ने उस समय गांव में ये किए थे। तो वो फिर रावलपिंडी में आ गए अप्रैल में। फिर हालात ठीक हुए तो फिर वो वहाँ अपने गांव में गए थे, क्योंकि उस समय बैंकों में तो लोग पैसा रखते नहीं थे। ये अपने घरों में ही ज़मीन के नीचे दबा के रख के आए थे। तो वहाँ पे इनके मकान वाल को आग वाल लगा दी थी। तो जो चांदी के सिक्के होते थे वो काले भी हो गए थे। बाद में गए वहाँ से उनको वो मिले भी। अब जो डॉक्टर सामान वाला था वो तो कहाँ से चला गया था। मैं इस बात पे बाद में आता हूँ। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सरना साहब के साथ उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती प्रकाश कौर जी। इनका परिवार भी पाकिस्तान से आया था। हालांकि इनका कहना है इनकी आयु तब छोटी थी, इनको ज़्यादा बातें याद नहीं है, पर एक शहीद की माँ के तौर पर या एक जो संघर्ष इनके साथ सरना जी के साथ मिल के जीवन का संघर्ष इन्होंने किया है, उसमें श्रीमती प्रकाश कौर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैडम, आप जी को भी नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर, हम दंगों वाली बात पे आ गए। ये बात क्लियर है, बहुत सारे इंटरव्यू में भी हमें पता चला है कि दंगे ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। और शुरुआत कैसे हुई जैसे आपने बताई है, वो भी ज़्यादा यही बताया गया कि शुरुआत किसने की। ये भी बताया गया कि वहाँ के लोकल लोगों की बजाय बाहर से लोग आते थे लूटने के लिए और लोकल कहीं और जाते थे। ये एक पैटर्न था, ये एक पैटर्न था। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप वहाँ स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है, तब माहौल कैसा था? स्कूल आपके टीचर कैसे होते थे? गली मोहल्ला कैसा था? शहर कैसा था? व्यापार कैसा था? मतलब वो भारत कैसा था जिसके टुकड़े नहीं हुए थे? ऐसा जी, मैं खालसा स्कूल में पढ़ा हूँ जी। खालसा स्कूल में सारे टीचर जो थे 90% सरदार थे। 10% हिंदू होंगे, और साथ में ही आधे मील के फासले पे सनातन धर्म का स्कूल था। वहाँ मोस्टली हिंदू थे। फिर उससे आगे जामिया मिलिया था। अच्छा। मुसलमानों का स्कूल था, तो इसलिए वहाँ मुस्लिम टीचर्स होते थे। तो जब ये हालात हो गए, उस समय भी कोई ऐसी मतलब गड़बड़ नहीं हुई। अब जिन दिनों में मार्च में ये झगड़े हुए थे, तो प्रॉपर रावलपिंडी शहर में जो हम मोहल्ले वाले थे, जिनका मकान ऊंचा है, 3 मंजिला है, तो 1 मंजिले वाले मकान थे। मकान वगैरह पक्के थे, ये वो मर्द वाले नहीं थे, फर्स्ट क्लास मंजूर शुदा, मतलब नक्शे वशे पास होके बने हुए थे। तो हम, एक कोठी थी जो 3 मंजिली थी, तो हम आस पास 5-6 जो लोग थे, मकान थे, उनके यहाँ रात जाते थे, रात वहाँ रहते थे, और फिर सुबह अपने अपने घरों में आ जाते थे। तो इसलिए वहाँ उसके बाद भी कोई हिचोतान नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। जो मुस्लिम हमारे इलाके में रहते थे, वही प्यार मोहब्बत था। प्यार मोहब्बत था। सो ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर उन दिनों में ये पार्टीशन के बातें चल रही थी, तो उस समय लोगों के घरों में रेडियो नहीं होते थे। किसी एक के घर हुआ तो सारे लोग वहाँ जाके सुनते थे। तो उसके बाद जब पार्टीशन होना था तो ये चीज़ें होती रहीं, लेकिन अगस्त तक कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। मार्च के बाद जो रावलपिंडी में प्रॉपर में कुछ नहीं हुआ। गांव में जो था मार्च 1947 तक का, 47 के बाद, ठीक है,
शुरुआत ही 47 में मार्च में हुई, मार्च में हुई थी, होली के त्यौहार के होली के आसपास। त्यौहार पे। तो उस समय हम रात को आवाज़ें आती थी, आग लगी दिखाई देती थी, तो सत श्री अकाल के नारे भी लगते थे, अल्लाह अकबर के भी लगते थे। तो वो थोड़े जो गांव वाले इलाके में है वहाँ कुछ जानी नुकसान ज़्यादा हुआ, वहाँ ज़्यादा हुआ। हुआ। आपके कोई रिश्तेदार आपको याद हो जिस बाद में पता चलो जिनका बहुत ज़्यादा कोई जानी नुकसान हुआ हो, कोई ऐसी घटनाएं? नहीं, परमात्मा की कृपा से हमारे किसी भी रिश्तेदार का जानी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि जो मेरे मासी जी थे ना, जो बात थी, फिर वो अप्रैल में रावलपिंडी में आ गए। और एक दूसरे मेरे मासी जी थे, मासड़ जी, वो नंदा बस सर्विस होती थी, रावलपिंडी से श्रीनगर जाती थी। तो ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन। ओके। उनकी बसें चलती थी, वो श्रीनगर में घिर गए। अच्छा। मतलब मुसलमानों ने घेर लिया, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छे हट्टे कट्टे थे, तो जान बचा कर वो आए। आ गए। लेकिन वो डर गए थे। मेरे मामा जी यहाँ आर्मी में नौकरी करते थे, उन्होंने फिर अप्रैल में जाकर अपनी मदर को, मेरी नानी जी को, मेरे मामा जी छोटे से, और ये दोनों मासड़े जो शहर तख्तपड़ी से और जो ये रावलपिंडी में रहते थे, उनको दिल्ली ले आए। ये लोग अप्रैल में आ गए थे। अच्छा, यानी कि आप रावलपिंडी से जो आपने शहर चुना आने के लिए, वो दिल्ली था? दिल्ली इसलिए चुना तो मेरे मामा जी यहाँ दिल्ली रहते, मामा जी दिल्ली रहते, वो लेके उनको आए वो थे। लेके आए। हम तो नहीं आए थे। जी जी। हम, क्योंकि मेरे फादर नौकरी करते थे, और हम तीन या मेरे मदर, फादर तो मैं, तीन ही आदमी थे हम वहाँ उस समय। हम अगस्त के महीने में आए। अच्छा, आप अगस्त में आए? हम अगस्त पर में। मार्च से अगस्त तक तो बहुत कत्लो गारत हो चुकी थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मतलब आपके एरिया में कुछ नहीं हुआ? रावलपिंडी सारे शहर में नहीं हुआ, अच्छा, शहर रावलपिंडी में नहीं? किसी में भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, चलो गांव में तो बहुत कुछ हुआ। गांव में वो खत्म हो गया। अच्छा। मार्च में जो होलियों में होना था, अच्छा। उसके बाद कहीं भी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन ये जो आप वारदात कह रहे हैं ना, जो लोग रोज आता है, हाँ जी। इवन अगस्त में पहले हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ। ओके। लंदन आने शुरू हुए, क्योंकि वहाँ फीलिंग ये थी, हम लोग जो है आज़ादी मना के फिर वापस आ जाएंगे। फीलिंग आपने फीलिंग ये थी, जिनसे इंटरव्यू ली हुई, उन लोगों ने भी यही आपको बतलाया होगा, हुकूमतें बदलती हैं, प्रजा नहीं बदलती। प्रजा नहीं बदलती, ये तो बताया है। समझिए। तो भावना जैसे ये थी, भावना ये थी, इसीलिए लोग कुछ लेके नहीं आए। वो इस वजह से आए तो भैया अपना घर बार है, महीना बार मना वापस के चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे। दिस वाज द ओपिनियन। ये जो कत्लेआम हुई है अपना लाहौर स्टेशन पे हुई है, और वो लाहौर तो स्टेशन बहुत बड़ी हुई है ना, जब जो गाड़ियाँ काट के भेजी गई हैं। वो ऐसा हुआ ना, इवन आपको 1 अगस्त को भी नहीं हुआ। ओके। ये जो है 8 मतलब दूसरा हफ्ता जो लास्ट था ना, 7 तारीख के बाद ऑनवर्ड, फिर उन्होंने जो पाकिस्तान से इंडिया में ट्रेन्स आई, कत्लेआम किया। उसका रिजल्ट ये हुआ, तो फिर पंजाब से जो पंजाब वाली गाड़ी जो जा रही थी, जो मुसलमान थे, उनको भी मारा लो। लेकिन अगस्त या जुलाई में कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल लाइफ थी जो हम पहले जी रहे थे, ऐसे ही रहा। वही जो मेरे मासड़ा जी अप्रैल में आए थे यहाँ पर, वो दोबारा अपने शहर में आए, ताकि जो सामान वामान है ले चले, क्योंकि उन्होंने ये सेटल कर लिया, तो हम तो दिल्ली में रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। फिर वो उन्होंने बोला तो हम आए हैं, आप हमारे साथ चलो। फिर फादर तो मेरे वहीं रहे, मैं और मदर यहाँ आ गए। अब जब आ गए 15 अगस्त के बाद जो ये कत्लेआम वगैरह शुरू हुआ, तो हम घबराए। लेकिन जिस ट्रेन में हम आए थे, हमारी ट्रेन जब
लाहौर पहुंची उससे पहले जो ट्रेन थी उसमें कत्लेआम हुआ। अच्छा, उसमें कत्लेआम हुआ था आपसे पहले? स्टेशन, हाँ, पहले उस स्टेशन पे हुआ था। इन द मीनवाइल आर्मी वाला आ गई थी तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद हमारी ट्रेन वो 2-2.5 घंटे लेट चली वहाँ से। जब वो पहली ट्रेन वाला जो सिस्टम था ट्रैक पर करना क्लियर, तो भगवान की कृपा से, वही कृपा से हमारे किसी ख़ानदान को कोई नुकसान जो है जानी नहीं हुआ। शुक्र है। माली तो जो है वो सब छोड़ छाड़ के आए। माली नुकसान की अगर बात करें तो आपके पिताजी नौकरी करते थे, ठीक है, या और भी कोई पारिवारिक जायदाद होगी, वहाँ क्या था और यहाँ आके आपने जीवन कैसे शुरू किया? दो जी, वहाँ तो अब 45 में हमने अपना मकान बनाया था। अच्छा, अभी नया बनाया था? नया बनाया था जी जी। मैंने बोला ना, ये हमारी आबादी जो थी वो नई थी। आउटर मतलब जैसे दिल्ली, नई दिल्ली आप बोलो, तो वो मतलब नए आसपास जितने थे नया बन रहे थे कॉलोनी। तो बाकी ये होता था, हमें फादर नौकरी करते थे, लेकिन गांव से ये गेहूँ वगैरह दूसरा जो होता था खाने पीने का सामान आ जाता था। अच्छा, गांव से आ जाता था सामान? हम क्योंकि रिश्तेदार जो थे, क्योंकि मेरे जो फादर थे ना, उनके जितने भी भाई वगैरह थे, 1935 में कहते हैं कोटा में बहुत हैजा पड़ा था। अच्छा जी। तो हज़ारों के लोग में मर गए थे, मेडिकल फैसिलिटी होती नहीं थी गाँव वगैरह में। तो इनका कोई भी रिश्तेदार मतलब जो है उनका ज़िंदा नहीं था, जो क्लोज मतलब भाई है, चाचे हैं, कोई भी नहीं था। उनका एक मामा जी थे, वो अपने गांव में रहते थे, तो उन्होंने मतलब उनको देखभाल की। जी। फिर ये दिल्ली में आ गए, क्योंकि इन्होंने मैट्रिक की हुई थी उस समय, जी। तो नौकरी करते थे। और आप जब हम दिल्ली आए, जी, पहले तो हमें चिंता हुई थी हमारे फादर हम आए, तो फिर ये 13 तारीख को ये दिल्ली पहुंच गए। उस समय महाराजा पटियाला ने बोला था, तो जितने भी रिफ्यूजी हैं वो आके उनकी स्टेट में, हाँ, पटियाला रियासत में आके रह सकते हैं। हाँ, ये लोग मेरे 2 मासड़ थे, मेरे फादर थे मासड़ जी, ये दोनों वहाँ से आए थे। तो थोड़ी बात इनको रास्ते में खोंच वोंच लगी। अच्छा। दोनों, मेरे फादर को भी और मासड़ जी को। उनको चोटें लगी? हाँ, बाकी और कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से पहुँच गए। अब आपने सवाल किया था यहाँ कैसे रहे। अब देखो, जब 15-20 आदमी हम आ गए, तो मकान तो एक ही है, गवर्नमेंट फ्लैट है, छत पे सोते थे, सीढ़ियों में सोते थे, सोना क्या, मंजे तो होते नहीं थे, ज़मीन पे सोना। और रात को उन दिनों में अगस्त के महीने में फ्रेश गर्म होते थे, रात को पानी डाला और सो गए। ये फ्लैट आपको अलॉट हुआ था? मेरे मामा जी को अलॉट था, जो आर्मी में थे। पर अच्छा, उनको पहले से अलॉट था? वो तो सर्विस करते थे ना। अच्छा, मतलब आपको रिफ्यूजी कैंप में नहीं रहना पड़ा? नहीं, हम कहीं रिफ्यूजी कैंप में नहीं। अच्छा, नहीं रहना पड़ा। क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ की, तो मैं अप्रैल में मेरे मामा जी जो थे वो इन लोग को, अपनी मदर को, भाई को और ये दोनों मासड़ों को ले आए थे। तो वहीं आ दिल्ली में सेटल हो गए और इन्होंने नौकरी शुरू कर दी। उस समय DTC अब बोला जाता है, वो GNT कुछ उस समय बस नाम था उस समय, जो लोकल बस सर्विस थी। लोकल बस सर्विस थी। तो ये जो महात्मा गांधी का जो गांधी घाट बना हुआ है ना, राजघाट, यहाँ पे बस डिपो होता था। अच्छा अच्छा। सारी दिल्ली में एक ही बस डिपो होता था। तो GNT या GNIT कुछ ऐसी। तो मेरे जो मास्टर जो तो बस वाले थे, उन्होंने यहाँ नौकरी कर ली। अच्छा, वहाँ बसों के मालिक थे? हाँ, तो यहाँ वो उन्होंने नौकरी कर ली? नौकरी बस में कर ली। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे मामा जी ने अपने रसूख से इन सब को, छोटे मामे को भी
नौकरी वहीं लगवा दी बस में, वो कंडक्टर वगैरह बन गए। पर ये तो एक विडम्बना कह लीजिए, त्रासदी कह लीजिए, भी बसों का ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक, ठीक है, यहाँ देखो वो तो फिर किस्मत के है। अब इनके पेरेंट्स, इनके कारखाने थे। अच्छा झगड़ा क्या हुआ, जो इनके फादर की डेथ हुई, जी। जो चाचे ताए थे, जी। वो प्रॉपर्टी उन्होंने सारी कब्ज कर ली। ओके। और इनके वहाँ साबुन के कारखाने थे, साबुन के। तो ये उस समय के ज़माने में करोड़पति थे। हम्म। तो किस्मत ये हुआ, तो जो उन्होंने बताया आपको, तो उनका लॉस बहुत हुआ, हम बोले तो नहीं हुआ, लेकिन इंसान को दो रोटी मिल जाए और छत मिल जाए तो वही गनीमत है। शायद यही सब्र है जो हमारे ग्रंथों ने, जो हमारे धर्मों ने सिखाया है कि इतनी मार काट के बाद, इतनी लूट पाट के बाद, अपहरण के बाद, हत्या के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद भी जो सरना साहब जैसे लोग हैं वो कहते हैं मालिक का शुक्र है, छत मिल गई, दो वक्त की रोटी मिल गई, इसी को शुक्र मानते हैं। शायद यही भावना थी जो ये लोग दोबारा से फिर उठ खड़े हुए और इतने अच्छे उठ खड़े हुए कि खुद भी ऑफिसर बने और बच्चों को भी भारतीय सेना में बड़े ऑफिसर बनाया। जो आपका जो यात्रा है, वहाँ तो स्कूल में थे आप रावलपिंडी में, यहाँ आके किस क्लास में एडमिशन ली और ये विचार कैसे हुआ भी हाँ पढ़ना है, ये किसका विचार था? हो सकता है आप भी बाकी लोगों की तरह कुछ काम करने लग जाते। बात यह जी, जब पाकिस्तान बना जी, तो फादर सब पढ़े हुए थे, सर्विस में थे, पढ़ना तो था ही हमने, लेकिन उस समय मैंने आके ये अपना ग्रासरी का काम और ये मनियारी वगैरह जो होती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये दुकान डाली। अच्छा मतलब सब जितने रिफ्यूजी आए थे ना, अच्छा अच्छा अच्छा, सड़कों पे जी, उन्होंने पटड़ी पे, हाँ फड़ी बोलते हैं जिसको। हाँ। अच्छी है, जी। पंजाबी लोग मेहनत करते हैं, मांग के नहीं खाते। हाँ, मेहनत करते हैं। तो मांग उस समय के। मैंने जी आज देखो, शुरू किया। जी, फादर साहब को शर्म आती थी, तो मैं नौकरी करता तो मैं बैठूं। तो लोधी कॉलोनी में जब फेरी लगाते थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन वो पार्ट टाइम करते थे। बिरला मंदिर में सैटरडे संडे को वहाँ जाके वो अपना लगाते थे। उन्होंने मुझे बोला, तो सरदार जी आप सामान हम आपको देते हैं, आप हमारा सामान बेचो। अच्छा, हाँ, और उसमें 4 आने मुझे मिलेंगे, जितने पैसे कमाऊंगा, सेल होगी, उसमें से 4 आने के हिसाब से मुझे मिलते। 4 आने मतलब 25 पैसे लगभग। 25 पैसे, हाँ हाँ, उसमें रुपया होता था। जी, तो जितनी मैंने सेल की, 10 रुपये 15 रुपये, उसमें से मुझे वो 54 समझ लो मिल जाएंगी। तो फिर अब मतलब आपने अगर 100 रुपए की सेल की तो आपको 25 रुपए मिलेंगे। हाँ 25 मिलेंगे, ठीक है, पर 2500 तो बहुत चीज़ है जी, बहुत बड़ी चीज़। 10-15 रुपये भी नहीं होते थे। जी जी जी, तो फिर मेरे फादर साहब, क्योंकि मैं सर पे सामान इतना तो उठा नहीं सकता, वो भी मेरे साथ चलते थे। तो पर ये चीज़ जो थी, फिर हमने अपना शुरू किया बजाय उनका करने के। अच्छा, कुछ देर उनका सामान बेचा, हाँ, 1.5 साल मैंने ये काम किया। यानी 1.5 साल वहाँ से आके आपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया? एडमिशन बाद में लिया, एडमिशन बाद में लिया। 1.5 साल आपने ये पटड़ी पटड़ी पे सामान बेचने का में। काम किया। और इन द मीन वाइल मेरे फादर की नौकरी राशनिंग ऑफिस में लग गई। राशनिंग ऑफिसर? हाँ, दिल्ली राशनिंग में, जी क्योंकि उस समय यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में जी, कोई पोस्ट खाली नहीं थी, क्योंकि यहाँ मुस्लिम यहाँ से गए नहीं थे। तो इनकी नौकरी लग गई। फिर उन्होंने बोला बेटा अब तो छोड़। और फिर मैंने 8वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ली। पहले गवर्नमेंट स्कूल नहीं था हमारा लोधी कॉलोनी में, म्यूनसिपल कमेटी के NDMC के प्राइमरी स्कूल होते थे। जी, सो मॉर्निंग शिफ्ट प्राइमरी की होती थी बॉयज़ की, और साथ में
गर्ल्स का था। शाम को इवनिंग में हम लोगों की गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने उस समय गवर्नमेंट स्कूल बनाए। 8वीं में हम ज्वाइन किया, फिर 8वीं 9वीं 10वीं हमने की। 10वीं के बाद फिर हमने नौकरी शुरू की गवर्नमेंट, मैंने 10वीं के बाद। 10वीं के जब आप वहाँ से आए तो जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो दिल्ली वाले कह लीजिए, जो पहले थे यहाँ के मूल निवासी थे, उनका रवैया या उनका बिहेव आपके प्रति क्या था? उन्होंने कोई मदद की या नहीं, मदद वाला किसी ने नहीं की थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलोनी थी, इसलिए हमें वो दिक्कत पेश नहीं आई जो दूसरे लोकेलिटीज़ में हुई। जी। और यहाँ पे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कोई ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन ये टैग लग गया था रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी को सेकंड सिटीजन्स उस समय ये लोग समझते थे, ये अपने आप को सुपीरियर ये समझते वर्ड ही डेरोगेटरी था, रिफ्यूजी। बस। अपने ही देश से, अपने ही देश में कोई आया हो वो रिफ्यूजी थोड़ा होता है, और उसको रिफ्यूजी कहना हो तो उसका अपमान है, और ये शब्द ही हटा देना चाहिए। तो जो किंग्सवे कैंप है, आपने सुना होगा, जी जी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैंप लगाया था। जितने रिफ्यूजी आए थे टेंट लगा दिए थे, रड़ा मैदान था वहाँ पर, तो वहाँ पे लोग रहे हैं। अब गर्मी के दिनों में टेंटों में बारिश हो कुछ हो, तो दिल्ली में लोग जो है आके सेटल हुए। सबसे पहले रिहेबिलिटेशन ने राजेंद्र नगर मकान बना के दिए, सिंगल स्टोरी ऊपर एसबस शीट थी, चादरें, और एक रूम और आगे किचन, और क्योंकि 100 गज तक था, आगे वेकेंट प्लेस थी। इसके बाद फिर इन्होंने लाजपत नगर में रेलवे लाइन के साथ लाजपत नगर 1 और 2 बनाया, जहाँ रिफ्यूजियों को सेटल किया। फिर इसके बाद तिलक नगर साइड में और पटेल नगर साइड वाले जी। ये बने रिफ्यूजी। बाकी सरकारों ने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं इस- जितने पंजाबी थे आके उन्होंने अपने पाँव पे खड़े हुए, अपने दम पे खड़े हुए। अपने दम पे खड़े हुए। और शुरू में कुछ लोग जो थे, किसी को कंबल दिए, जो भी बुज़ुर्ग थे उन लोगों को दिए, तो लोधी कॉलोनी में बांटने आए थे। अब फिर जब कुछ बांटने आए तो भीड़ तो हो ही जाती जी है। जी। अब उनके सामने फिर जो एल्डरली पर्सन हैं उन लोगों को उन्होंने कंबल वंबल दिए थे, बाकी कोई और किसी से हेल्प नहीं हुई हमारी ज़िंदगी में जो हमने देखा है। जो- बाकी लोकेलिटीज़ की तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लोगों ने मदद की हो, पर मदद करने वाले तो यही लोग थे जो हिंदुस्तानी यहाँ दिल्ली में रहते थे। रहते थे। तो फिर जब ये दिल्ली में कत्लेआम हुई तो पहाड़गंज में मुसलमान बहुत था। करोलबाग जो नाई वाला बोलते हैं, यहाँ नाई रहते थे, और नाई वाली गली है। अब तो करोलबाग उस समय आके बहुत पंजाबियों ने मार्केट प्लेस बनाई, मार्केट प्लेस पर। सबसे बड़ी मार्केट बन गई। जी। हर आदमी शॉपिंग के लिए करोलबाग जाता था। लेकिन ये जितने थे मुसलमानों के मकान थे, यहाँ नाई रहते थे, ओके ओके। इसलिए नाई वाली गली नंबर 100 सो सो ये हमने अपने आंखों में सब चीज़ें अच्छा, अगर फिर पीछे रावलपिंडी को याद करें जी। तो वहाँ के कुछ बच्चों के साथ खेलते होंगे, वो खेल कौन से होते थे, खान पकवान क्या होता था, पहरावा क्या होता था, जो इधर आप आए उस संस्कृति से कितना डिफरेंट था? एक तो संस्कृति वो रावलपिंडी की हो गई, एक ये दिल्ली वाले या भारत का ये हिस्सा हो गया, तो क्या आपको डिफरेंस लगा, या आज आप सोचते हैं वो जीवन कैसा था और इधर का कैसा था? जो आपने बोला तो मतलब क्या खेलते थे, क्या उस समय गुल्ली डंडा होता, गुल्ली डंडा थी, समझे जी। या वो बाल उधर से फेंके हुए तो आप जैसे जैसे क्रिकेट क्रिकेट है। होता है ना, हाँ हाँ। उसे तो कुछ वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो मतलब गेंद को फेंका जाता था। ठीक है। लेडी जो थी वो अपना चिंजो बोलते हैं, हाँ,
स्टापू कहते हैं, स्टापू लाइनें डाल के अच्छा उसको खेलती थी, अच्छा तो या फिर बड़े बच्चे जो थे हॉकी वाला खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो यही ये गेम था। और खान पकवान खान पकवान तो जो पंजाबियों का वहाँ पर जो था वेज नॉन वेज सब चलता था। जहाँ चलता था। नहीं ये मशहूर है ना कि देश के उस हिस्से में जो लोग रहते थे, ख़ास तौर पे लाहौर के बारे में बहुत मशहूर है कि उनका खान पकवान का जो एक लेवल था, जहाँ उनके टेस्ट थे वो इधर वाले हिस्से से बेटर थे, या वो खान पान के ज़्यादा शौकीन थे, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। देखो हम रावलपिंडी में रहे, रावलपिंडी में भी खाना वाना जो था लोगों का हाई स्टैंडर्ड का था, हाई स्टैंडर्ड था। समझे जी। और मुझे याद है 10 आने शेर उस समय मीट मिलता था अच्छा रावलपिंडी में। ओके जब दिल्ली में आए तो उस समय 1 रुपया किलो था। अच्छा हाँ जी, ओके एक शेर होता था उस समय, किलो वाला सिस्टम नहीं था। तो ये कुल्फ जो होते हैं, जो आजकल तीले वाली कुल्फी कुल्फ़ी और कुल्फ जो है फलूदा डाल के, ये शाम को मतलब काफ़ी चलता था। गर्म इलाका था गर्मियों में, तो लोगों का खाना पीना ये होता था। और उस समय जो मठियाई होती थी ये डब्बों वब्बों में नहीं होती थी, वो तिलों की टोकरी बनी होती थी, उसमें डाल दी जाती थी जो वो हलवाइयों से लाते थे। और शाम को जो बेई होती है ना सर, एक छाबा इधर एक छाबा इधर, अवेंगी हाँ हाँ जी उसमें रंग बिरंगी बनाई जाती थी ये मठियाई। अच्छा कोई मोर की शक्ल में है, कोई तोते की शक्ल में है, ये मतलब जो खोए से जी ये चीज़ें बना के बेची जाती बेची जाती थी। ये हमने रावलपिंडी में अपनी आंखों से ये चीज़ देखी थी। और गुरुद्वारे के पास या कहीं कुल्फ़ी वाला जो होती थी वो आस पास मतलब कपड़े लगाई होती थी, वो थोड़ा थोड़ा उतारते जाते, फिर काटते जाते थे, देते जाते थे। बर्फ के गोले भी बर्फ़ का गोले बहुत होते अच्छा बहुत ही बर्फ़ के गोले, उसमें गोंद की तीरा डालकर, तो उस लिहाज से मैं बड़ा लकी था, अच्छा क्योंकि मेरे जितने रिश्तेदार थे उनमें से सबसे छोटा मैं था। अच्छा और खालसा स्कूल 8 था, तो सारे रावलपिंडी से जितने जो प्राइमरी स्कूल थे ना वो डिफरेंट लोकेलिटीज़ में थे। वहाँ के जो जैसे राजा बाज़ार है, जैसे कनाट पे से दिल्ली का रावलपिंडी का राजा बाज़ार है, अब भी जो जत्थे जाते हैं ना उनको परमिशन मिलती है राजा बाज़ार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप घूम सकते हैं, आप और कहीं जा सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान गए हैं दोबारा, ये 2 बार गई है, मैं 1 बार गया। हम अपना मकान देखने गए थे। मकान देखने गए थे। हाँ अच्छा जब आप दोबारा मकान देखने गए लोगों से मिले होंगे, बिल्कुल मिला। अब लोग क्या सोचते हैं अब उनका क्या मानना था, क्या देश का बंटवारा होना चाहिए था? तो आम आदमी तो कोई भी नहीं चाहता, ये सब चीज़ पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन जिन्होंने बेड़ा रख पिया है, जी जिन्ना ने और गांधी ने, और ये मिल के रहते तो आज काबुल से लेकर मथुरा तक पंजाब था। लेकिन अब पॉलिटिक्स है, लेकिन सिखों ने जो है सारा पंजाब हिंदुस्तान में शामिल करवा लिया। उस समय ब्रिटिशर्स जो थे वो सरदारों को बोलते थे तो आप अपना हिस्सा लो। अच्छा वो तीन 3 हिस्से कर रहे थे, मतलब एक भारत, एक पाकिस्तान, एक सिखस्तान। सिखिस्तान बोलते वर्ल्ड में बोला था, वो बोलते अपना इलाका लो, अपना इलाका लो। सिखों को उसमें बांट कोई खालिस्तान 3 हिस्सों में 3 हिस्सों में हिंदू सिख और उस समय मुस्लिम। था। तो अपना अप टू लाहौर पाकिस्तान, पेशावर से लेकर काबुल से लेकर और वहाँ से लेकर मथुरा तक जो पंजाब था, क्योंकि पंजाब का पार्टीशन किया जी 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 जी। वो जो दूसरा पार्टीशन था वो सरदारों को दे रहे थे। अच्छा उनकी ये प्लानिंग थी। उनकी प्लान थी। और इसी से बंगाल का 2 समय किया। एक बंगाल को जो है, जो एग्जिस्टिंग बंगाल है, जो बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश तो बाद में बना जी है, जी जी। उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिया था।
आधा बंगाल पाकिस्तान को दिया था, आधा पंजाब को दिया था। ये मास्टर तारा सिंह की बदौलत है। जिन्ना ने बोला था हमारे साथ आओ, इधर से इन्होंने बोला था, गांधी और नेहरू ने, आप हमारे साथ आओ, और इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे हम आपको एक ऐसा खिता दे देंगे, इलाका दे देंगे जिसमें आप भी फ्लो ऑफ फ्रीडम महसूस करोगे। लेकिन वो सब बहाने हुए, आके ये मुनकर हो गए। और यदि हम जिनात से चले जाते, उस समय 2 लीडर थे सिखों के, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। उन्होंने बोला जी तो हम जो है, हमारी रहनी बहनी जो है वो हिंदुओं के साथ है, रोटी और बेटी का रिश्ता है, सब कुछ है। जी। तो उन्होंने बोला हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इधर आएंगे। उस बदौलत से जो पार्टीशन हुआ वो पंजाब आधा हुआ, लाहौर से हमें मिल गया। नहीं तो ये सारा पंजाब जो था, हम जब उधर चले जाते तो पाकिस्तान जाता। उसके पीछे एक और कारण भी था भी, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक, वहाँ बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक जो अत्याचार किए गए, शायद उन अत्याचारों को भी मास्टर तारा सिंह के मन में हो, बाबा खड़क सिंह भी, उनको कभी भूला नहीं जा सकता, उस इतिहास को भी नहीं भूला जा सकता। और उसमें ये पूरा सिख धर्म कैसे भारत की ढाल बन के खड़ा, ये भी एक इतिहास ही है। वो भी आप सही कह रहे हैं जी। लेकिन अब ये उन लोगों की उस समय सोच थी, और वो उधर चले जाते, ये सोचते तो हमारा घर बार यहाँ है। ये दोनों लीडर जो थे उस पंजाब के थे, उधर के थे ये? उधर के थे। अच्छा 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 अच्छा। जो मास्टर तारा सिंह है वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में पैदा हुआ है, तम्याल जहाँ गांव का नाम है। और ये मास्टर तारा सिंह हिंदू फैमिली में थे। He was not Sikh. He was Hindu. Yes. So he converted. हाँ जी। एक्चुअली क्या, जो धर्म जब गुरु नानक साहब ने बनाया है, तो जो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन होती है उसी में से फॉलोअर बनते हैं। जो सिख इस समय हैं उसमें मुसलमान भी सिख बने हैं, हिंदू भी सिख बने हैं। और उस समय परंपरा ये भी थी, हर हिंदू फैमिली में जो पहला बेटा हो उसको सिख वो सरदार बनाया जाता। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस वजह से उन लोगों ने ये सोचा, जब हमारे हिंदू भाई उधर जाएं, हमारी रहनी बहनी उनके साथ है, तो उनकी सोच ने बोला तो हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। पर आज लोग उनको गालियाँ निकाल रहे हैं। हमें अच्छा भला खालिस्तान को जो वो अपना आज़ाद देश मिल रहा था, इन बदौलत से। पर आपको एक यहाँ अंग्रेज़ की साजिश नहीं लगती? साजिश तो थी। ठीक है, सबसे पहले मुल्क के 2 टुकड़े करने, उसके बाद उसको 3 टुकड़े में करने की कोशिश करनी। उनका तो यही था, तो इनको हम ऐसा फेल कर देंगे, दे आर नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट, और फिर ये बोलेंगे तुम आ जाओ। ये उनकी प्लानिंग थी। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया था। मुसलमान एक, सिख एक, हिंदू एक, आपस में लड़ते रहेंगे। और मास्टर तारा सिंह ने बोला हम तो बफर स्टेट बनेंगे, इधर से हिंदू मारेंगे, उधर से मुसलमान मारेंगे, और कोई समुंदर नहीं, कोई कुछ नहीं, जाएंगे कहाँ। तो ये शरारत तो ब्रिटिशर की थी, पर हम आज़ादी चाहते थे। उस समय मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू भी सब आज़ादी के लिए लड़े। आज़ादी के लिए लड़े, समझे जी, एक साथ होकर लड़े, एक साथ लड़े हैं। और ये अपना रफ़ी मार्ग पर है, जिसका नाम रफ़ी मार्ग है। जब आज़ादी मिली तो जब ये मिनिस्टर था, जब मरा, इसके पास जनाजे के पैसे भी नहीं थे। तो आप ये कहो तो हम मुसलमानों को बुरा कहें या हिंदुओं को कहें या मुसलमानों को, पर आज़ादी के लिए लड़े हैं। जो इस साइड पर आए हैं वो मुस्लिम भी आए हैं। मैं आपसे सरदार साहब एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या विभाजन को टाला जा सकता था? तो इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उस समय के जो लीडर थे वो चाहते तो टाल सकते थे, प्यार मोहब्बत से। जब कांग्रेस वाले उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू,
और पटेल यही लोग थे ना इस साइड पे इंडिया में। उधर जिन्ना या अकेला था, आपने और कोई नाम नहीं सुना होगा। बिल्कुल ठीक है। और जिन्ना उस समय पहले कांग्रेस में था, पर ये भी कहा जाता है लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से उसको समझाया हुआ है, तू इनके साथ क्यों जा रहा है। फिर वो उनका मन बदल गया, फिर वो, नहीं तो पहले शुरू में ये नहीं था। ये नहीं था, यानी आपका मानना है मेन रोल था ब्रिटिशर का ही, ब्रिटिशर नंबर 1। नंबर 2 जिन्ना, ठीक है, जो अपनी जिद पे अड़ा रहा, ठीक है। नहीं, दोनों अड़े रहे, नेहरू वाला भी अड़े रहे। अच्छा, नेहरू भी अड़े रहे, नेहरू गांधी ये भी अड़े रहे, ये भी अड़े रहे। किसी ने नहीं बोला तो हम मिल के रहते हैं, जो हमारा सारा पंजाब है, हिंदुस्तान तो है ही है, रहे। तो फॉल्ट तो दोनों का है। जब एक थाली में एक चीज़ मिल रही हो तो आप क्यों उसे छोड़ोगे। ब्रिटिशर तो आपको दे रहे हैं। पर अगर विभाजन के बाद की बात करें हम, ठीक है, विभाजन हो गया, 47 में 2 मुल्क बन गए, एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। पर आप गवर्नमेंट में ऑफिसर रहे हैं, प्रधानमंत्री माननीय लेट श्री आई के गुजराल जी के साथ आपने काम किया है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है। सरकार को और या देश को कह ले बिल्कुल अंदर से देखने का जो आपका अनुभव है, तो आज भारत को आप कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। और एक तीसरी सिचुएशन में पूछता हूँ, अगर ये मुल्क एक होता तो कहाँ होता। फिर तो ज़्यादा डेवलपमेंट होती, ज़्यादा डेवलपमेंट होती। तो अब इसमें तो हम और तुम कुछ कर नहीं सकते। उस समय के जो हुक्मरान थे, पॉलिटिशियंस थे, उनकी सोच के मुताबिक ये डिवीज़न हुई है। पब्लिक नहीं चाहती थी। पर पाकिस्तान तो भारत के मुकाबले में आज बहुत पछड़ा हुआ है कई मामलों में, बहुत सारे मामलों में। बिल्कुल, उनकी इकानमी काफ़ी डाउन चली, काफ़ी डाउन। तो उस लिहाज से भारत ने ज़्यादा तरक्की की। अब पॉलिटिक्स को छोड़ दो, अब ये लोग बहुत, जो रेजिस्टेंट सरकार है, तो 70 साल से पहले कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ हमने किया, विद ड्यू अपॉलॉजीज। सारी फाउंडेशन तो 70 सालों में सरकार ने की है। जितने डैम बने, जितने इरिगेशन प्रोजेक्ट बने, रोड्स बनी, और जो जितना रिफ्यूजी आया था उनको रिहेबिलिटेट करने का जिम्मेवारी ली, सब कुछ किया। उन लोगों की बदौलत हम लोग खड़े हुए हैं। वो हमें मकान ना देते, हमें पूछते नहीं, तो हम कहाँ जाते हैं। बाकी तो मेहनत से लोगों ने काम किया है, शर्म नहीं की, कोई जो भी काम मिल गया। और कुछ जब हम लोगों को जो उधर से आए हैं ना, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दी है। अब आदमी डरता है, यहाँ हम आए थे तो हमें फॉर्म दिए देते, ये फॉर्म भर के रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री में दिए जाए। आपका मकान कितना था, कितना बड़ा था, कैसा बना था, कितना बिजनेस था, कितने प्रॉपर्टी थी, वैल्यू कितनी थी, वो सारे डिटेल्स दी जाए। अब लोगों ने वो फॉर्म भर के दिए थे, और मन में ये डर होता तो झूठ बोलोगे तो वो वहाँ से रिकॉर्ड आएगा तो फंस ना जाए जी। सो लोगों ने जो है जेन्युइन जो समझा है, 1-2% मैं नहीं कहता, लेकिन 99% लोगों ने जेन्युइन चीज़ें दी, अपने फॉर्म भरे थे। इतने हमारे मकान था, इतना गांव में लैंड थी, इतने गांव में मकान थे, इतने हमारी टोटल प्रॉपर्टी थी। तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने हमें कंपनसेशन दिया। उस 100% तो दिया नहीं, 10%, 15% दिया। तो जब गवर्नमेंट ने जितने मकान बनाए थे ना, रिफ्यूजियों को अलॉट किए, अपना लाजपत नहर में, राजेंद्र नहर में, पटेल नहर में, तिलक नहर में, कालका जी, मालविया नहर, ये रिफ्यूजी कॉलोनी बनी थी। सो जो हमारा
क्लेम था जो हमें ये मकान दिए थे, गवर्नमेंट ने इनकी 2.5 लाख रुपया कीमत रखी थी, वो उन क्लेमों में एडजस्ट हो गई थी। मतलब आपको जेब से पैसा देना नहीं पड़ा, आपकी मल्कियत मिल गई। अब आपका क्लेम जो है वो उनके हिसाब से जो बनाया है 50,000 है या 20 लाख है, यहाँ 2.5 लाख दिया, तो वो जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी रिश्तेदार को। अच्छा, मतलब मैंने मकान लिया, जब मेरे भाई ने लिया, वो मैं बैलेंस ट्रांसफर कर सकते, ये प्रोविज़न था, ये प्रोविज़न था। अच्छा, अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ भी, फड़ी पे सामान भी बेच लिया आपने, ठीक है, मुनियारी का सामान बेचा, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई में गैप भी पड़ा, तो ये ऑफिसर बनने की जो कहानी है इसमें किसका रोल है? आपकी मेहनत का, परिवार की इच्छा थी या कोई जज्बा नहीं था? जी, इच्छा नहीं जी, हाँ, वहाँ तो पॉइंट ये था, तो पेट तो पालना है, सर्वाइव करना नौकरी है, करनी है ना, सर्वाइव करना है। हाँ सर्वाइव करना है, हाँ, क्योंकि बिजनेसमैन तो हम थे नहीं जो हम वो काम करते। जी, अब हुआ क्या था, तो जब मैंने छोड़ा उसके 2-3 महीने के बाद मार्केटें बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई, तो जो वो पटड़ियों पर बैठते थे उनको वो दुकानें अलॉट की। मैं 2-3 महीने और नौकरी वो बैठता तो आपको तो मुझे मिल जाती? दुकान रिफ्यूजी मार्केट बनी थी लोधी कॉलोनी में, अच्छा, वो मिल जाती। ओके, तो जो मेरे साथ जो बैठते थे उनको दुकानें वहाँ अलॉट हुई हैं, और वो उस समय उनको फ्री में मिली, और आज उनकी कीमत जो लाखों में है, लाखों नहीं करोड़ों में होगी। करोड़ों नहीं, वो मतलब जितने ये तो मकान बहुत है, अच्छा अच्छा, वो दुकान समझो जितना ये शोकेस बना हुआ है ना, इतनी चौड़ी इतनी लंबी होगी। पर ऐसा है ना, आप तो नौकरी करके, ऑफिसर रह के देश घूमे, दुनिया घूमे, बड़े बड़े ओहदों पे आपने काम किया, ठीक है, अगर छोटी सी दुकान होती आपकी, ठीक है, मैं तो वही कहती बहुत- हूँ, परमात्मा जो करता है सही करता ये है। अब जो किस्मत में लिखा है जी जी वो तो कोई जानता। जी, मैंने नौकरी शुरू की एज ए क्लर्क, और यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था। अच्छा, हाँ, ओके, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नौकरी की, फिर उसके बाद पीए बने, उस समय स्टेनोग्राफर बोला जाता था, वो यूपीएससी में क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद इनसे शादी की, इन्होंने बीटी थी उस समय, बीएड तो बाद में हुआ है, बीए बीटी इन्होंने की, इनको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीजीटी की पोस्ट मिल गई। तो उसके बाद फिर यूपीएससी का पीआर हो गया, असिस्टेंट ग्रेड का सेशन ऑफिसर बने, और उसके बाद किस्मत ने साथ दिया तो मिनिस्टर साहब ने बुलाया और मैंने इनकार कर दिया अच्छा, गुजराल साहब के साथ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे थे, ये स्कूल जाते थे, पीछे से मैं तैयार करके उनको स्कूल भेजता था, और पार्ट टाइम भी करता था। अब वो पार्ट टाइम मेरा छूट जाना था, मिनिस्टर को मैं तो रात को लेट बैठना होता है, लेकिन वो किस्मत है ना, साथ देती है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे जो उनके, उन्हें बुलाया, भाई क्या बात है, तुम हमसे नाराज़गी है, हम आपको बोल रहे हैं आने के लिए और आप आ नहीं रहे। हफ्ता भर मैंने छुट्टी लेके घर बैठ गया, अच्छा, और उनको कोई कमी नहीं थी, और मैं नहीं तो और ला लेते, जी, लेकिन किस्मत थी। किस्मत थी। उसने बोला, अच्छा क्या तुम्हारी वाइफ वहाँ जब नौकरी करती है? ये उस समय लोधी कॉलोनी से झील करिंजा जी बस पे जाते थे, 2 बसें बदलती थी, जी, वहाँ आर के पुरम से बस लेनी, लाल किले उतरना, लाल किले से फिर अब मुझे ये नहीं मालूम था, तो ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ऑफिसर है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने बोला, जो ये बोल दिया मिसी की बात तुम अपनी बोलो, तुम बोलते हो तो मैं इतना कमाता हूँ पार्ट टाइम में, इतना पैसा तुम्हें हम यहाँ दे दें तो नो प्रॉब्लम। उन्होंने इनकी ट्रांसफ़र करवा दी। अब पहले तो इनका जोन, क्योंकि जोन में था वो
नॉर्थ जोन में आता है और यहाँ साउथ जोन आता है लोधी कॉलोनी में। जी जी। तो ये साथ किस्मत ने दी है, जे मैं उनके साथ ना होता, जी। मैं 93 में रिटायर हुआ और 2005 तक गवर्नमेंट सर्विस में रहा। अच्छा, 93 से 2005 तक भी आप? मिनिस्टर जो है जी वो किसी को भी रख सकते हैं, अच्छा। सो लॉन्ग ही इज़ ए मिनिस्टर यू विल कंटिन्यू। और जब वो मिनिस्टर हट जाए तो आप भी हट जाओगे, और मिनिस्टर चाहे तो आपकी सर्विस को नहीं चाहिए तो वो आपको निकाल सकते हैं जब भी चाहे। मिनिस्टर्स हैव द पावर टू एम्प्लॉय देयर ओन पर्सन्स। अब जितने यहाँ हमारे मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर दूसरे तीसरे, सब इन्होंने अपने गुजरात पेडर के ऑफिसर रखे हुए हैं। हम्म। तो 93 में मैं रिटायर हुआ और गुजराल साहब तो 96 में जाके फिर तीसरी बार मिनिस्टर बने एक्सटर्नल अफेयर के, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। तो जे मैं इनके साथ ना रहता तो ना मैं धन्ना सिंह गुलशन के पास जाता, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल इनके वाकफ थे, मेरे नहीं थे। इन्होंने उनको बोला तो उन्होंने बोला भाई मेरे पास तो अब नहीं है, वो आएंगे तो मैं रखवा दूँगा, रख लिया। इनके पास मैं गया राम दुलारी सिन्हा 80 में, और मैंने बोला जी ये मेरा बायोडाटा है और ये देख लो। वहाँ उसके पास 2 MP बैठे थे बिहार के। वो बोलते आप गुजराल साहब के साथ नहीं थे? मैं था। तो वो भी मैडम कहने लगी तो आप गुजराल भैया के साथ थे? मैं हाँ जी। कहते कल से आना शुरू कर दो। फिर उसके साथ हो गया। उसका जो हस्बैंड था ना, ये वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और वो कोऑपरेटिव मूवमेंट का बिहार में चेयरमैन था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ के जो हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी आए थे बिहार से, क्योंकि लेबर मिनिस्टर थी वहाँ पर, कहते जी जब ये जाते थे ना सेक्रेटेरिएट में, वहाँ के सब PA बाहर जाते थे। जिस मिनिस्टर कमरे में गया इतना इंटेलिजेंट था तो 10 मिनट में वो 20-30 लेटर डिक्टेट करा देगा। ओके। और थोड़े से पॉइंट जैसे आपने लिखे हुए, जो भी सब्जेक्ट है, तो कहते लोग बाहर जाते थे। उसने मेरा डिक्टेशनें देनी शुरू, और उसका वे ऑफ वर्किंग ये था, डिक्टेशन ली है, जैसे लेटर 2 टाइप हो तो दोनों अभी मेरे पास भेजो, ये नहीं तो जितने मैंने दिए हैं तो शाम को इकट्ठे कर दो। उसका वे ऑफ वर्किंग था, उसी समय लेगा, साइन करेगा, दूसरे को बोलो अभी पोस्ट पर कराओ। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। नो पेंडिंग। पेंडिंग का सवाल, मतलब ही वॉज नियरली 70 एट दैट टाइम। Okay. 75 हो गया। यादाश्त, उस माइंड, वेरी इंटेलिजेंट। अब वो इनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे रामदेव सिन्हा के साथ, सारी फैमिली रिस्पेक्ट करती थी। अनफॉर्चुनेटली वो इंदिरा कांड हो गया, तो उसी रात को मुझे इन्होंने निकाल दिया। अच्छा। उस समय ये होम मिनिस्टर थी, स्टेट होम मिनिस्टर। ओके। यानी जो सिख राइट्स हुए उसका असर ऑफिसर्स पे भी पड़ा? सब पे पड़ा। आपको इसलिए हाँ। निकाला गया कि आप सिख थे? थे जॉइंट सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन का था, दिस मूवमेंट का, पुलिस मूवमेंट का, सरदार सुरजीत सिंह थे, IPS ऑफिसर थे। उनको हटा दिया वहाँ से, एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया। अब नौकरी से निकाल नहीं सकते, उनकी ट्रांसफ़र कर दी। जैसे मतलब आप ऑल इन ऑल हैं, जो आप ऑर्डर करो, फाइन करो, ये करो, अब उस पोजीशन से आपको हटा के एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया, जहाँ मतलब ये रोल नहीं है। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, मिनिस्टर बोले तो भाई इस एरिए में कंट्रोल करना है, ये करो, जैसे मर्जी करो। जी। तो उस तरह से फिर मुझे हटा दिया। मैंने बोला नो प्रॉब्लम। हम मेरी पेरेंट मिनिस्ट्री जो थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थी, तो मैं वहाँ जाना था, वापस जाना था। लेकिन होम मिनिस्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी
जब मैं उनको बोला, इन्होंने जब ऑर्डर भेजे मुझे बोलते तुम वापस क्यों जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग। आप उनको बोलो तुम्हें छुट्टी दे दें 4 महीने की, 4 महीने तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस का जो लास्ट पे होती है ना वो आप ड्रा करोगे। वहाँ मेरे पास लोअर पोस्ट थी, यहाँ मेरे पास गजटेड पोस्ट थी, तो आप 4 महीने जो है छुट्टी ले लो। मैं ठीक है मैं ले लेता हूँ। कहते हो दे देंगे, मैं क्यों नहीं देंगे यार, प्राइवेट सेक्टर को मैं देता हूँ, मैंने मिनिस्टर थोड़ा देना है। उनको मैं दी होता है जितनी मर्जी लो यार, हमें तो दुख है तो तुम जा रहे हो, अब करें क्या, जब मैडम बोल रही है तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं 4 महीने बाहर रहा, छुट्टी पे था, फिर इन्होंने मुझे बुला लिया, रामदुलाई सिन्हा ने उसके बाद में फिर बुला लिया। लेकिन वो लोअर पोस्ट दी, जो मेरी ओरिजिनल पोस्ट थी पीए की, वो पीए की पोस्ट दी। फिर मैं बोला यार अपनी मिनिस्ट्री में पता किया तो जो मुझसे जूनियर थे वो फर्दर प्रमोट हो गए थे, तो सीनियर पीए बोला जाता है, वो गजटेड पोस्ट होती है। मैंने बोला जी मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। फिर मैं अपनी मिनिस्ट्री में आ गया, यहाँ मुझे फिर अडाट प्रमोशन मिल गई। फिर उसके बाद संतोष मोहन देव 86 में मिनिस्टर बने टूरिज़्म के। ओके। अब वो वाकफियत इतनी थी, तो जब मैं गुजराल साहब के साथ था, जैसे रामदुलाई सिन्हा के साथ था, शी वॉज द ऑब्जर्वर बन के आसाम में गई थी। अच्छा। जी राज्यसभा की इलेक्शन होती है, इलेक्शन में ऑब्जर्वर बन के गई थी, तो मैं इनके साथ टूर पे गया था। 1 हफ्ता वहाँ पे रहे हम लोग। तो यहाँ जितने वो समय एमपी वगैरह होते थे वो सारे वाकफ हो जाते हैं। तो ये मिनिस्टर जब बना तो इसको मालूम था, तो मैं वहाँ था, इसको मैंने अप्रोच किया, इसने बोला तुम आ जाओ। लेकिन इसके पास एक पीए था ऑलरेडी, वो सरदार था। तो जब गुजराल साहब 89 में मिनिस्टर बने एक्सटर्नल अफेयर के, तो उसके वो बेटियों का पासपोर्ट बनना था और वीज़ा लेना था। तो वो मेरे पास आया, तो यार साहब ने भेजा है तो ये है। मैं क्या कोई ज़्यादा पासपोर्ट का तल्ला क्या, वो मैं टेलीफोन कर देता हूँ। टेलीफोन कर दिया, पासपोर्ट बन गए। फिर वीज़ा लेना था। मैं भाई वीज़े के लिए तो जो है गुजरात साहब से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ मैं तुम्हें अंदर भेज देता हूँ, संतोष मोहन देवी का नाम लीजिए, उनके ये बच्चे हैं, ये वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनको वीज़ा की मदद कीजिए। उनको अंदर भेजा, उन्होंने बातचीत की, क्योंकि सारे कॉन्वर्सिस हैं उस समय। उन्होंने बोला तो मुझे बुलाया, डिक्टेशन दी, एम्बेसी को भेज दिया नोट। तो उसने जाके बोला था, तो ये शख्स था जिसने उस समय मदद की थी, तो उन्हें बोला आ जाओ तुम। तो किस्मत साथ देती है तो ये होता है। जब गुजराल साहब से जब ये प्राइम मिनिस्टर हटे तो सुखबीर बादल बना जी, क्योंकि उस दिन प्रकाश सिंह बादल वगैरह और पंजाब सरकार इनसे मिलने आती थी, पंजाब के कर्जे थे, पैसा लेने आते थे। तो सारे मेरे जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और जितने और थे वाकफ थे, क्योंकि पीएम हाउस में रहने में, पीएम हाउस में मैं बैठता था, जिसे 7RC बोला जाता है, अब तो नाम बदल दिया उसका। तो इन लोग तो आते थे, जो भी हम क्योंकि सब गवर्नमेंट प्रोविजन होता, पूछते थे बादल साहब आपको क्या चाहिए, लस्सी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। कहते हैं लस्सी मिलेगी, मैं जी आप हुक्म करिए। तो वो इनको मतलब हम ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग यू सी ढोकला। हाँ अच्छा। तो वो इनको हम आओ बहुत करते रहे। तो उस जान पहचान थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे बोल दिया जी मैं बुला लूँगा।
महीना हो या नहीं बुलाया। अब किस्मत जब साथ देती है ना तो ऊपर वाला अपने आप रास्ता बनाता। जो एलजी बने हैं आज दिल्ली के संधू, साहब जी, ये 89 में आया था IAFS बनकर। फर्स्ट बैच में ये अंडर सेक्रेटरी पोस्टिंग असिस्टेंट नेटवर्क में हुई थी। तो ये उस समय मिनिस्टर बने थे। अब वो पंजाबी था, सरदार था, उसको इंटरेस्ट था, वो मेरे पास आ जाता था, मतलब मिनिस्टर के स्टाफ में गपशप मारता रहता था। 89 की बात। और 2000 में 96 की बात, जब 99 में हटे हैं गुजराल साहब। इनको बधाई देने के गया कि भाई तू मिनिस्टर बना है। उनको बोला यार तू अपनी असिस्टेंट अफेयर से किसी PA की नौकरी जो है हमारे यहाँ दो। और तो बोला अरे गुजराल साहब के पास जो सरना है उसको क्यों नहीं रखते तुम लोग। गुजराल साहब ने कहा, इसने संधू ने, संधू साहब ने कहा, समझे जी। कहते वो कहते बूढ़ा आदमी है। कहता तुम उसे बूढ़ा कहते हो, उसके साथ इनका रिश्तेदार बैठा था DIG। अच्छा ये इनकी कास्ट ढिल्लो है जी बादल की। जी, कहता तुम उसको बूढ़ा बोलते हो। हमने इसको देखा इलेक्शन में, साला हम चल नहीं सकते तो ये इतने दौड़ते हैं। उन दोनों ने बोला, उसी समय मुझे टेलीफोन आया है यहाँ पर, तो आप आ जाइए हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी से मिलिए। तो किस्मत साथ देती है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ये ढींसा जी बने मिनिस्टर। कपूरथला हाउस में बैठे थे, वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी था बादल साहब का, प्रकाश सिंह का। मैं यार ये बने हैं मिनिस्टर, तो इनको बोल दो मेरे लिए। कहा तुम नहीं जानते। मैं तो जानता हूँ, वो इतना नहीं जानते, वो बाई फेस ही जानते हैं। मतलब मेरी उनसे पर्सनली कोई गलबात नहीं हुई। वो जैसे सदा जी बैठे हैं मेरे साथ आए, ढींसा साहब ये काका जी के नाल काम करते सी, इनू सुखबीर काका जी आ। हाँ जी हाँ जी। तो इनको अपने पास रहो, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो चीफ सेक्रेटरी जो था उसने भी आके बोल दिया, नो प्रॉब्लम जी। उन्हीं के जो वहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी बैठे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, मेरा लेटर टाइप किया। उसी समय मेरे रिलेशन थे उन लोगों के साथ। उसी समय उन्होंने टाइप करके इनके आगे रख दिए, उन्होंने साइन कर दिए, तो नौकरी लग गई। एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क विद हिम। फिर उसने बोला तो मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। वो पंजाब गवर्नमेंट का IAS ऑफिसर कैडर सी। तो वो उस वेले संगरूर का DC सी। अच्छा जी। तो वो उस वेले डायरैक्टर सी डिपार्टमेंट ऑफ फूड का पंजाब गवर्नमेंट का। मैनू कहते थे ਉਹਦਾ भी लैटर बड़ा। मैं सोचा इतने मिनिस्ट्री ऑफ फूड भी होना है। वो बाद च पता लगे उत्थे ने। फिर मैं क्या सर मैंने तो पता नहीं लगा इतने। फिर उन्होंने मैंने नंबर दिता। तो इन द मीन वाइल इन्होंने मैंने टेलीफोन दिता, भाई तू मेरे को आ जा एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी। सो फिर वो भी आ गए। तो छतवाल सन, डॉक्टर AS छतवाल। AS छतवाल, हाँ IAS में IAS पहले डॉक्टर सी, MBBS किया जी। ਇਹਦੀ वाइफ ही उत्ते पंजाब डॉक्टर है जी जी। मुझे मैं आपकी बात बीच में है, जब हम आपके यहाँ इंटरव्यू करने आ रहे थे तो जो कैमरामैन गुरजीत सिंह है, इनके मन में ये था भी बहुत बड़ी कोठी होगी जहाँ हम जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं एंटर किया तो मुझे पहले ही पता चल गया भी एक ईमानदार ऑफिसर का ये छोटा सा एक फ्लैट है जिसमें हम आए हैं, और जिसकी ज़िंदगी की पूंजी कुछ यादें हैं, और यहाँ भारतीय सेना को जो उसने सपूत दिए हैं, जिनमें से एक शहीद हुए हैं, वो उसकी ज़िंदगी की पूंजी है। और ये रावलपिंडी से लेकर जो रेस कोर्स तक का सफ़र है, ये सफ़र संघर्ष का है, ये सफ़र शुक्र का है, ये सफ़र सब्र का है, ये सफ़र मेहनत का है। और जो बार बार सरना साहब कहते हैं
किस्मत, ये उंगली उठा के कहते हैं ये तो मेरी किस्मत थी। ये किस्मत को मानने वाले जो उजड़े हुए, जो लुटे हुए लोग थे, वो कैसे दोबारा उठ खड़े हुए, यही कहानी है सरदार दीदार सिंह सरना की। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर एक कहानी जो हमेशा बच्चे आपसे पूछेंगे, ये देश लुटा क्यों, ये देश के टुकड़े क्यों हुए, और उसका जवाब शायद किताबों में भी हो, पर अगर कबीर के शब्दों में कहना हो, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। और जो आँखन की देखी सरदार दीदार सिंह सरना जी और ऐसे बहुत सारे और पार्टीशन सर्वाइवर हैं, उनके थ्रू, उनके माध्यम से जो सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ को सुनने को मिलता है, जो यादें मिलती हैं, यही हमारा सरमाया है जो आने वाली पीढ़ियों को हम देके जाएंगे। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, हमारे चेयरमैन प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी का, और जिनका ये विज़न है पूर्व हमारे जो चेयरमैन थे प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी का, और जिनके विज़न से या हमारी गवर्निंग बॉडी का, जिसमें बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, और उन लोगों की बदौलत ही हम ये इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और उसमें मेरे साथ जो कैमरामैन है गुरजीत सिंह, इनका भी शुक्रिया। सरना साहब आपका और मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके संघर्ष की गाथा जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और युवा लोगों के लिए प्रेरणा साबित होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।